नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड्स में निवेश बेहद जरूरी है। आपके परिवार का भविष्य इससे सुरक्षित होता है, लेकिन इससे भी जरूरी एक चीज है कि आपका निवेश सही जगह पर हो भी रहा है या नहीं। क्या आपने जो निवेश किया है या करने वाले हैं, आपको क्या इसके बारे में पूरी जानकारी है? कहीं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको गलत प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा, यानी मिस सेलिंग तो नहीं हो रही। आप इससे कैसे बच सकते हैं? आखिर क्यों है जरूरी म्यूचुअल फंड्स में निवेश से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी रखना, और कैसे मिस सेलिंग से बचा जा सकता है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ, आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ऑलराइट, बहुत बढ़िया फिरोज। आज एक्चुअली हम तमाम जितने हमारे व्यूअर्स हैं और जो निवेशक हैं म्यूचुअल फंड्स के और जो निवेश करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि कई लोग शायद नॉलेज की कमी के चलते या बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न की चाहत में धोखे के शिकार हो जाते हैं। समझ नहीं पाते कि आखिरकार जो अपना पैसा लगा रहे हैं क्या सही जगह पर लगा भी रहे हैं कि नहीं। और अमूमन जो फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि शायद जो उनके निवेशक हैं और जिनको वो एडवाइस कर रहे हैं, नॉलेज की कमी के चलते थोड़ा फ़ायदा उठा जाते हैं, और ऐसे में जो ग्राहक होते हैं वो मिस सेलिंग का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले मिस सेलिंग के बारे में अगर आपसे जाने, आखिरकार म्यूचुअल फंड से मिस सेलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जानना है इसके बारे में। देखिए, मिस सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसीलिए होगा म्यूचुअल फंड में क्योंकि म्यूचुअल फंड एक आदमी का बहुत लार्ज कंपोनेंट होता है। अगर आप इंश्योरेंस की पॉलिसी देखें तो उसकी क्वांटम्स, उसकी अमाउंट्स थोड़ी कम होती हैं, बट एक म्यूचुअल फंड एक आदमी के पोर्टफोलियो के 60, 70, 80% तक होता है। तो उसमें अगर कोई गलती और गलत एडवाइस आपको मिल जाए क्योंकि कमीशन ज़्यादा मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा फंड ना दिया जाए क्योंकि जो गंदा फंड है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसमें कमीशन ज़्यादा है, तो एडवाइजर्स काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि वो टेम्प्ट हो जाएं कि आपको गलत फंड दे दें। टू आंसर योर क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसका कॉम्पोनेंट आपके टोटल ओवरऑल वेल्थ के हिसाब से लार्ज पोर्शन होता है। और सेकंड, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट 2500 फंड है, तो उसमें से आपके लिए सही फंड चुनने का ही एक काम होता है फाइनेंशियल एडवाइजर का। अगर वो भी अगर ठीक से ना हो तो रिटर्न्स की काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने की संभावना है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर बेहद ही ज़रूरी हो जाता है आपके लिए जानना कि आखिरकार आप अपना पैसा लगा कहाँ पर रहे हैं। आपको पूरा नॉलेज भी है जहाँ पर आपने पैसा लगाया है वहाँ पर आपको सही रिटर्न मिल रहा है, और उसके साथ साथ जिस पर्पस के लिए आपने लगाया है क्या वो सही पर्पस आपका सॉल्व हो भी पा रहा है कि नहीं। नाउ कमिंग टू, आखिरकार म्यूचुअल फंड्स में मिस सेलिंग होती कैसे है? कई ऐसे कारण हैं जो बताए जाते हैं, जो कि एक एक करके इनफैक्ट फिरोज हम आपसे चाहेंगे कि आप इसको एक्सप्लेन करें। कई बार निवेशकों को जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, चाहे वो पुराने हो या जो अभी करना चाह रहे हैं, जो इच्छुक होते हैं, गलत फंड बेच देते हैं। आखिरकार ये सिनारियो कैसा होता है कि आखिरकार जैसे मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना है और मुझे कैसे पता चले कि मेरा जो निवेश होगा इस फंड में सही होगा कि नहीं होगा, और अगर एडवाइजर ने मुझे कोई गलत फंड बता दिया है, मुझे इसके बारे में कैसे पता चला? मिस सेलिंग का शिकार होने से मैं कैसे बचूं? देखिए, अगर पहली लार्जेस्ट मिस सेलिंग वो होती है जिसमें एडवाइज़र आपको एक गलत कैटेगरी का ही फंड दे देता है। गलत फंड नहीं, गलत कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, दो किस्म के फंड होते हैं म्यूचुअल फंड में। एक होते हैं ओपन एंडेड और दूसरे होते हैं क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड में आप जब मर्जी अपने पैसे डालें और जब मर्जी निकाल सकते हैं। क्लोज्ड एंडेड में एक बार अगर पैसे डल गए तो 2-3 साल 4 साल की एग्जिट नहीं होती। ये देखा गया है कि एडवाइजर्स की प्रोपेंसिटी क्लोज्ड एंडेड फंड्स रेकमेंड करने की ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें कमीशन 3-4 गुना भी होते हैं। तो क्लोज्ड एंडेड फंड्स की परफॉर्मेंस अगर देखें तो काफ़ी सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस हैं। सेम फंड मैनेजर ने ओपन एंडेड में ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है। टू स्टॉप योर सेल्फ फॉर बाइंग अ रॉन्ग फंड, फर्स्ट स्टेप इज क्लोज्ड एंडेड फंड्स को डेफिनेटली कंसिडर ना करें। वो सबसे ज़्यादा मिस सेलिंग उसी कैटेगरी में हुई है। टू स्टार्ट विथ एक एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो ऑलराइट, कई बार ऐसा भी होता है फिरोज की जो एडवाइजर्स होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में तो आप खुद से रोज ट्रैक नहीं कर सकते हैं, जो आपके एडवाइजर है आपको बताएंगे ऑलराइट यहाँ पर अच्छा फंड परफॉर्म कर रहा है, रिटर्न दे रहा है, तो आप इस फंड में जाइए। अब नेक्स्ट टाइम पे इस फंड में अच्छा निवेश कर रहा है तो अब आप इसमें स्विच कर लीजिए। तो आखिरकार जो फंड्स को बार बार बदलने के जो एडवाइजर्स की एडवाइस होती है वो ऐसे में ग्राहक को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, और वहाँ पर उसका खुद का एडवाइज़र का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इसमें?
देखिए, ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को अटेंशन में लाया है। चर्न इसको कहते हैं टेक्निकल नॉमेनक्लेचर में, चर्न करना, एक जगह से दूसरी जगह पे अपने पैसे निवेशकों के पैसे मूव करने से डेफिनेटली एडवाइजर का फायदा होता है, क्योंकि जो नई कंपनी है, जो नई म्यूचुअल फंड कंपनी जिसमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वो उनको अपफ्रंट कमीशन देते हैं। तो इसीलिए काफी मोटिवेट होते हैं एडवाइजर्स एक जगह एक फंड से एग्जिट करा के दूसरी कंपनी के दूसरे फंड में डालने की मोटिवेशन, स्पेशली कमीशन होती है, अपफ्रंट कमीशन होती है। तो एक ऑप्टिमल मैनेजमेंट, ज्यादा मैनेज ना करना, आपका अगर एडवाइजर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा विजिलेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो अगर कोई 20 साल के लिए कोई भी लार्ज प्राइवेट सेक्टर फंड्स इन्वेस्ट करते तो उनके अगर 1 लाख रुपए होते, आज वो 1 करोड़ रुपए हो जाते। अगर आप लास्ट 22 ईयर्स की अगर आप रैली देखें तो अगर आप स्टैटिकली रहेंगे तो भी आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रहेंगी, अनलेस अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज है, अगर फंड मैनेजर क्विट कर जाए तो एग्जिट करने की डेफिनेटली इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। तो चर्न को अवॉइड करें। एडवाइजर अगर ज़्यादा पैसे को मूव कर रहे हैं तो आप उनको ज़्यादा क्वेश्चन करें और अंडरस्टैंड करें अगर कोई लॉजिक है या सिर्फ उनकी कमीशन के मोटिवेशन से वो आपको मूव करा रहे हैं एक फंड से दूसरे फंड तक। एब्सोल्युटली। तो फंड मैनेजर्स का इंटरेस्ट ही इसमें नहीं होना चाहिए। आपके पैसे आप कहां पर लगा रहे हैं, आपका फंड मैनेजर या एडवाइजर जो है वो कहां पर आपको पैसे अब ट्रांसफर या डालने के लिए कह रहा है, ये आपका उससे पूछना बेहद जरूरी है, क्योंकि आखिरकार सवाल आप ही के पैसे का है और इसमें आपका पूरा इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इनफैक्ट एक और जगह जहां पर प्रॉब्लम होती है वो है एंट्री लोड और एग्जिट लोड पर। अब कई जो निवेशक होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है कि आखिरकार कहां पर अभी भी एंट्री लोड लगता है, कहां पर एग्जिट लोड उन्हें देने की जरूरत पड़ जाती है। तो यहां पर मिस सेलिंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? देखिए, क्या होता है कि काफ़ी बार फाइनेंशियल एडवाइजर्स वैसी एग्जिट लोड्स और एंट्री लोड्स पे ज़्यादा अटेंशन नहीं जाने देते निवेशक का, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स रुक न जाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो लोड चार्जेस हैं, एग्जिट लोड और एंट्री, वो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेंगी और आपको पूछना पड़ेगा, वरना वो एडवाइजर अवॉइड कर देता है। अगर आप ये नहीं पूछेंगे तो वो बताना अवॉइड करने की काफ़ी क्षमता रखते हैं। तो इसको क्वेश्चन करना कि एग्जिट लोड कितना है और एंट्री लोड कितना है, आपको पूछना चाहिए। फॉर्चुनेटली लास्ट फ्यू ईयर्स सेबी ने एंट्री लोड को बैन कर दिया है मोस्ट फंड्स में से, तो वो एंट्री लोड से आपको छूट मिल चुकी है। और एग्जिट लोड्स हैं, बहुत स्टीप एग्जिट लोड्स होती हैं, उसको जानना, क्योंकि एग्जिट लोड टाइम वाइज रिड्यूस होते हैं, तो कितने टाइम तक एग्जिट लोड है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि SIPs जो बहुत पुरानी है, 2009 के पहले की SIPs जो है, उनमें आज तक एंट्री लोड चार्ज होता है, जो कि अनफेयर है। अगर आपकी 2003, 2004, 2007 की SIPs हैं, उनको एक बार अगर स्टॉप करके रीस्टार्ट की जाए तो आपकी एंट्री लोड्स स्टॉप हो जाएंगी, जो कि आज लेवी हो रही होंगी आपको इन स्पाइट ऑफ अ नो एंट्री लोड रिजीम। ऑलराइट। इनफैक्ट कई ऐसे निवेशक हो सकते हैं फिरोज जिनको एक्चुअली इसके बारे में पता ही ना हो कि एग्जिट लोड और एंट्री जो लोड है उसके बारे में जानकारी होना कितना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कोई जो आपका फंड मैनेजर एडवाइज़र है आपको इसके बारे में जानकारी नहीं देता है, तो वो जानकारी कैसे हासिल की जाए? कभी आपको इनफैक्ट इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पाती है, तो क्या वक्त से पहले कदम उठाया जा सकता है कोई? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी के हित में सेबी ने एक बहुत अच्छा रेगुलेशन निकाला है कि जो भी कमीशन एडवाइजर को मिलता है वो उसको डिस्क्लोज करना उसका ये है, मैंडेटरी है कि वो जो एडवाइजर है वो अपने कमीशंस को डिस्क्लोज करे। अगर वो फिजिकली जब मिल रहे हैं तब डिस्क्लोज नहीं करते, फिर भी वेबसाइट्स में इसकी इंफॉर्मेशन एडवाइजर की वेबसाइट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मैंडेटरी है। तो ट्रांसपेरेंसी में ये अच्छा कदम है। लास्ट 1.5 ईयर्स से ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको कमीशंस डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। वो एक चीज़ ज़रूर चेक करें। और एग्जिट लोड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे ज़रूर मिल जाते हैं। जो भी फंड खरीदें उसको आप सर्च इंजन में आप सर्च करें, गूगल में सर्च करें, उस फंड का नाम और एग्जिट लोड डालेंगे तो आपको क्लियरली उसका थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जिट लोड आ जाएगा पब्लिक डोमेन में। और एंट्री लोड और एग्जिट लोड को अवॉइड करने के लिए जो एक निवेशक है वो क्या कर सकता है?
देखिए, एग्जिट लोड्स काफ़ी सारे फंड्स में जो है वो टाइम बेस्ड होता है। अगर आपने अपना फंड अपने टाइम के हिसाब से खरीदा, फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 साल की टाइम होराइजन है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको 4 साल का एग्जिट लोड वाला फंड नहीं खरीदना चाहिए। 1 या 1.5 साल वाले एग्जिट लोड फंड में अगर आप निवेश करें तो यू विल बी सेफर। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये एक्चुअली छोटे छोटे पॉइंट जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आप किसी भी तरीके के धोखे का शिकार ना हो और इसे इन्फॉर्मेशन में ना रहें या छलावे में ना रहें कि आपने जो पैसा लगाया है एक्चुअली आपके लिए क्या फ़ायदेमंद साबित हो भी रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है फिरोज़ कि कई जो निवेशक होते हैं वो निवेश करके भूल जाते हैं, डिसिप्लिन की कमी है या शायद समय की कमी है या कोई भी आप रीज़न ले लीजिए। अब अगर कोई निवेशक भूल गया कि उसने कहीं पर निवेश किया था, तो क्या ये भी मिस सेलिंग के अंडर आता है और इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा और उससे बचा कैसे जाए? देखिए, ये एग्जैक्टली मिस सेलिंग नहीं कहलाएगा, बट इसमें काफ़ी निवेशक जो हमारी 15 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें से ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ जो बहुत बड़ी अमाउंट होती है वो अनक्लेम्ड है, क्योंकि उसके निवेशक वो इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करके भूल गए हैं। तो इसमें से अगर आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए कि आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स जो आपने बहुत पहले किए हो वो मिसिंग हो गए हों, तो आज एक जरिया है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में कोई लॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ट्रेस करने का एक जरिया है। तो वो उसका फ़ायदा उठा के, अगर जैसे मेरा एग्जांपल लिया जाए तो मैंने अपने फोलियोज को चेक किया कि मेरी कोई इन्वेस्टमेंट्स मिस तो नहीं हो गई हैं, क्योंकि बहुत सालों से अगर इन्वेस्टमेंट करते जाओ तो मिस हो जाती हैं। तो उसमें से मेरे खुद के दो इन्वेस्टमेंट्स छोटे वाले जो मैंने मेरी ओवरसाइट की वजह से रह गए थे वो आइडेंटिफाई हो गए। तो इसको आइडेंटिफाई करना और ट्रेस करना NSDL और CDSL के द्वारा एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को कहीं गुम गए हों तो उसको वापस रिट्रेस करके रिडीम कर लिया जाए या अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया जाए वापस। और रिकवरी के लिए, ट्रेस करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो देना एक निवेशक को जरूरी हो जाता है? जी बिल्कुल, एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म अगर आप सबमिट करें डिपॉजिटरी को तो हर महीने आपको आपके पूरे इन्वेस्टमेंट्स सब ब्रोकर सब एजेंट्स के द्वारा जो इन्वेस्ट हुए हैं और सबको मिला के आपको एक स्टेटमेंट ज़रूर मिल जाता है। वो NSDL और CDSL की वेबसाइट पे ये इन्वेस्टमेंट का पूरा फॉर्म है, उसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करके उसकी जो फॉर्म्स फिल करेंगे तो आपको हर महीने एक स्टेटमेंट आएगा जिसमें पूरे इन्वेस्टमेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ब्रोकर कवर हो जाएंगे। ऑलराइट, मिस सेलिंग के कई पहलुओं पे हमने चर्चा की है। अगर आपको लगता है कि आप मिस सेलिंग के शिकार हुए हैं तो आखिरकार आप क्या कर सकते हैं?